हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का एक बार पुनः हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर स्वागत है। और आज क्लास के अंदर हम क्लास 12th हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 6 करने वाले हैं। और इस चैप्टर के हमने पार्ट 5 कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखे तो पहले ये क्लास देख ली थी, उसके बाद वो क्लास भी देख लेना। और एक और महत्वपूर्ण सूचना, मैं ये क्लास ले रहा हूँ, अगर आप लोगों को जैसे क्लास एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए नहीं आए हुए वो आप लोगों को जानकारी लेनी है तो आप PYQ देख सकते हैं। मतलब जो पहले क्वेश्चन आ चुके हैं बोर्ड एग्जाम के अंदर, आप गूगल पर जाइए और RBSC बोर्ड क्लास 12 जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर लिखिए, उसके अंदर आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अंदर आप देखिए कि मैंने जो पढ़ा है वो जैसे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं कि नहीं आए हुए, वो आप देखें, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि जो पढ़ा रहे वो हमारे डायरेक्शन एकदम सही है, जिससे हमारे एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं। चलिए अब हम इस क्लास की पहली स्लाइड को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है जैसे ग्रामीण समाज में विभिन्नताएं। जो ग्रामीण समाज था उनके अंदर क्या क्या विभिन्नताएं थी उनके बारे में विवरण का पहले हम बातचीत करते हैं। जैसे विभिन्न तकनीकों से जहां एक तरफ उत्पादन में वृद्धि हुई तो वहीं दूसरी तरफ इसके लाभ एक समान नहीं थे। मतलब हमने पिछली क्लास के अंदर पढ़ा था विभिन्न तकनीक यानी कृषि के अंदर लोहे का प्रयोग वगैरह विभिन्न तकनीकों का उत्पादन वृद्धि हुई। उसके बाद विभिन्न तकनीकों प्रयोग से उत्पादन वृद्धि हुई जिसके लाभ एक समान नहीं थे। मतलब कि एक समान नहीं थे। इस तकनीकों के विकास से अलग अलग ग्रामीण समाज विभिन्नताएं उत्पन्न हुई, जिसके बारे में यहाँ लिखा हुआ है। भूजोतों तक एक पहुँच में अंतर, मतलब जो भूजोत थे उनके पहुँच में अंतर हुआ। कुछ नई तकनीक कृषि की बात करें, लोहे का प्रयोग वगैरह पे हमने चर्चा की। मजदूर, भूमिहीन खेतिहर, श्रमिकों, छोटे किसानों और साथ ही बड़े जमींदारों का उल्लेख मिलता है किसके अंदर, ग्रंथों के अंदर। उसके बाद जो कृषि क्षेत्र में असमानता तथा भेदभाव में वृद्धि का प्रमुख कारण था। मतलब जो ग्रामीण समाज विभिन्नताएं क्या थी, जैसे कृषि के अंदर लोहे का प्रयोग वगैरह हो, जिससे फसल उत्पादन वृद्धि हुई, जिससे ग्रामीण समाज अलग अलग विविधताओं बढ़ गया। जैसे बात करें मजदूर, भूमिहीन खेतिहर, श्रमिक। भूमिहीन खेतिहर श्रमिक मतलब जिसके पास अपने खुद की भूमि ना हो, छोटे किसान, साथ ही बड़े जमींदारों को उल्लेख मिलता है ग्रंथों के अंदर। ये सब बात करें विभिन्नताएं थी ग्रामीण समाज के अंदर। उसके आगे बात करें गृहपति शब्द, जिसका हम अगली स्लाइड के अंदर बात कर चर्चा करेंगे। इस शब्द का गृहपति शब्द का प्रयोग अक्सर पाली ग्रंथों में छोटे किसानों और जमींदारों को निर्दिष्ट यानी संकेत करने के लिए किया जाता है। मतलब गृहपति शब्द है उसका पाली ग्रंथ के अंदर छोटे किसान और जमींदारों को संकेत यानी बताने के लिए किया जाता है ग्रंथों के अंदर। उसके बाद बड़े भूमि धारक, मतलब जिसके पास अधिक मात्रा भूमि थी, और साथ ही गांव के अंदर मुखिया होते हैं, जैसे सरपंच वगैरह या अलग पिछड़ जैसे बात कर जिनके पास अधिक भूमि वगैरह, उसे हम जैसे गांव के मुखिया वगैरह होते थे, जिनका पद प्राय वंशानुगत होता था। वंशानुगत तो अर्थ तो आप जानते होंगे, जैसे दादा से पिता, पिता से बेटा, बेटे से पोता, वही सिस्टम था वंशानुगत। और शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरे, मतलब जो मुखिया थे और भूमिधारक मुखिया थे वह शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभरे। सामान्यतः अन्य किसानों पर नियंत्रण रखते थे। मतलब जो बात करें तो मुखिया होते थे वो अन्य किसानों पर नियंत्रण रखते थे। ठीक है, तो इस स्लाइड में इतना ही। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अब हम बढ़ते हैं। चलिए अब हम ग्रामीण समाज की विभिन्नताओं के अन्य पॉइंट्स को पढ़ते हैं। जैसे अभी पहले हमने पिछले स्लाइड के अंदर इसकी चर्चा की, तो उसका थोड़ा बहुत क्वेश्चन अब बाकी है। जैसे अब मैं बताता हूँ, प्रारंभिक तमिल साहित्य संगम ग्रंथ, तमिल साहित्य के अंदर संगम ग्रंथ में भी गांव में रहने वाले लोगों की विभिन्न श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। जो गांव में विभिन्न श्रेणियां रहती थी उनका उल्लेख मिलता है। जैसे तमिल के अंदर ये शब्द लिखे हुए वेलार, जिसका अर्थ होता है किसान, और बड़े जमींदार, और हलवा, जो कि हलवा का अर्थ पता ही है आपको, जैसे खेत जोतने वाले। उल्वर, इसका भी अर्थ किसान होता है। और दास, मतलब जो तमिल साहित्य है उसके अंदर इन शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे वेलार, हलवा और उल्वर, दास, इन सब का प्रयोग किया गया है, जो कि ग्रामीण
जैसे ग्रामीण समाज के विभिन्नताओं का पता चलता है। जैसे किससे पता चलता है? संगम ग्रंथ जो कि तमिल के अंदर लिखा हुआ। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, गृहपति। ये सब इम्पोर्टेंट है, जैसे बात करें तो एग्जाम के अंदर आ सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसे आप अपनी भाषा के अंदर याद कर लेना, इजी है ये तो। गृहपति, गृहपति घर का मुखिया होता था, मतलब जो घर के अंदर मुखिया होता था उसे गृहपति कहते हैं, और जिसका घर के सारे वस्तुओं पर नियंत्रण होता था और घर में रहने वाले महिलाओं, बच्चों, नौकरों, दासों पर नियंत्रण करता था। मतलब पितृसत्तात्मक पद्धति थी। घर से जुड़े भूमि, पशु या अन्य सभी वस्तुओं का मालिक होता था। और कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत, मतलब अमीर लोगों के लिए, अमीर संभ्रांत यानी जो जिसके पास पैसे वाले व्यक्ति थे, संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी होता था। मतलब इस शब्द का अर्थ तो इजी, जैसे इसका अर्थ आप एग्जाम के अंदर आसान लिख सकते हो। जैसे गृहपति घर का मुखिया होता था, जैसे घर की सारी चीज़ों पर उसका नियंत्रण होता था, जैसे नौकरों, जैसे वहाँ पे वस्तु होती थी, भूमि होती थी, उन सब पे गृहपति का नियंत्रण होता था। ये सब आप एग्जाम के अंदर आराम से लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं, भूमिदान और नए अभिजात ग्रामीण वर्ग। इसके टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप किताब के अंदर भूमिदान और सम्राट ग्रामीण वर्ग लिखा हुआ है, वही है ये टॉपिक। ईस्वी के प्रारंभिक शताब्दी से ही भूमि दान दिए गए थे। मतलब जो ईस्वी की प्रारंभिक शताब्दी शुरुआत से ही भूमिदान दिए जाते थे। किनको दिए जाते थे उनके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। जिनमें से कोई शिलालेख में दर्ज किए जाते थे, मतलब कि जो भूमिदान दिए जाते थे उनमें से कुछ को शिलालेखों के अंदर मतलब लिखा जाता था या दर्ज किया जाता था। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करें। इनमें से कुछ अभिलेख पत्थर पर लिखे जाते थे, मतलब जो कुछ अभिलेख होते थे भूमिदान वगैरह दिए जाते ब्राह्मण वगैरह को, वो पत्थर पर भी लिखे जाते थे। जैसे अभी हम चर्चा करें तो वर्तमान की बात करें तो जैसे कोई व्यक्ति वो पानी वाला बनवाता है ना, प्याऊ वगैरह, उस पर अपना नाम वगैरह लिखवाता है, और किसी की याद वगैरह में बनवाते हैं तो लिखवाते हैं। उसी प्रकार इस समय ब्राह्मणों को जो भूमिदान वगैरह दिए जाते थे उनको पत्थरों पर लिखवाते थे। लेकिन अधिकांश तांबे के पात्रों पर खुदे होते थे, मतलब जो इस प्रकार तांबे के पात्र होते थे उसके ऊपर मतलब लिखवा देते थे कि इस व्यक्ति ने इस ब्राह्मण को भूमिदान दिया है, इस प्रकार। ठीक है, अब हमने जो संभवतः भूमि प्राप्त करने वालों को लेन देन के रिकॉर्ड के रूप में दिए गए थे। मतलब जो भूमि प्राप्त करते थे उनके दिए गए जैसे भूमि होती थी उनके रिकॉर्ड के रूप में दिए गए थे। ठीक है, ये अनुदान मुख्यतः धार्मिक संस्थाओं या ब्राह्मणों को दिए जाते थे। मतलब जो भूमि होती थी और धार्मिक संस्थाओं को दी जाती थी या ब्राह्मणों को दिए जाते थे। अधिकांश अभिलेख संस्कृत में थे, मतलब जो जैसे अभिलेख लिखे हुए थे ना भूमिदान वगैरह दिए गए थे उन सब वो सब मतलब संस्कृत में लिखे हुए थे। लेकिन समय के साथ कुछ मामलों में और विशेष रूप से शताब्दी के अंत से अभिलेख का कुछ हिस्सा संस्कृत में था। मतलब जो पहले शुरुआती में बात करें तो ये संस्कृत में लिखा जाता था, लेकिन 7वीं शताब्दी आते आते कुछ हिस्सा ही संस्कृत में लिखा जाता, जबकि बाकी तमिल या तेलुगु जैसे स्थानीय भाषा में लिखे जाते। ठीक है, इससे आगे बात हम आगे स्लाइड के अंदर चर्चा करते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। भूमिदान अभिजात ग्रामीण वर्ग, ये पिछली स्लाइड के कुछ बचा हुआ हिस्सा है। दान की गई भूमि के आकार के क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी। मतलब जो भूमिदान की गई थी उसमें भी क्षेत्रीय विभिन्नताएं थी उसके, जैसे जिनमें छोटे भूखंडों से लेकर बंजर भूमि के विशाल हिस्से और दान प्राप्तकर्ताओं को दिए गए अधिकार शामिल है। जैसे विभिन्नताएं क्या क्या थी? छोटे भूभाग खंडों में दी जाती भूमि और बंजर भूमि के विशाल भूभाग दिए जाते थे और प्राप्तकर्ताओं को दिए गए अधिकार भी शामिल थे। ठीक है, आगे हम बात करते हैं भूमि अनुदान का प्रभाव। मतलब जो राजा थे वो भूमि अनुदान करते थे, उनका प्रभाव क्या हुआ उसके बारे में अभी हम बात करते हैं। यह कृषि को नए क्षेत्रों तक विस्तारित करने के लिए शासक वंशों द्वारा अपनाई गई रणनीति का भाग थे। मतलब जो कृषि क्षेत्र थे, मतलब जो जैसे अभी इस जगह पे कृषि हो रही है और जो राजा मतलब देंगे भूमिदान तो यहाँ पे भी कृषि की जाएगी। इससे क्या होगा? कृषि का विस्तार होगा। ठीक है, मतलब पहले
इतनी थी होती थी कृषि। अब जो राजा के पास भूमि थी, राजा ने अनुदान कर दिया, मतलब कि जो अनुदान किया तो फिर क्या हुआ, यहाँ पे भी कृषि होनी शुरू हो गई, जिससे ये कृषि का भूभाग का विस्तार हो गया। ठीक है, और आगे बात करें, साथ ही सामंतों के अत्यधिक प्रभाव के कारण कमजोर होती राजा की राजनीतिक शक्ति के फलस्वरूप सहयोगियों को अपने पक्ष में करने का कारण। ठीक है, अब ये क्या, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, मतलब हमने पिछली क्लास के अंदर सामंतों के बारे में बात की थी, इनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती थी, जैसे ये बात करें तो राजा को सहायता करते थे, ये कर अधिक देते थे और युद्ध के अंदर सहायता करते थे। कौन, ये सामंत। उनके क्या हुआ, प्रभाव बढ़ने लगा, तो राजा ने क्या किया, तो इन प्रभाव को कमजोर करने के लिए राजनीतिक शक्ति के फलस्वरूप सहयोगियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास किया। जो सहयोगी थे उनको भूमि अनुदान दिया, जिससे क्या हुआ, राजा के जो सहयोगी थे वो अपने पक्ष में हो गए, राजा के पक्ष में। और ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं, भूमि अनुदान के क्या क्या प्रभाव हुए उनके बारे में। राजा नियंत्रण खो रहे थे, वे कम से कम शक्ति का दिखावा करना चाहते थे, मतलब जो सामंतों की शक्ति बढ़ रही थी, जिससे क्या हुआ, राजा का नियंत्रण खो रहा था और राजा कम से कम शक्ति का दिखावा करना चाहते थे। ठीक है, तो एक और बात आपके जैसे बुक के अंदर एक और कहानी दी गई है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनकी बेटी प्रभावती गुप्त, उनका जैसे विवाह वकट साम्राज्य के अंदर हुआ, राज्य के अंदर हो गया वकट, उन्होंने भूमि अनुदान दिया, जिसके भी अभिलेख मिले। और जो तमिल साहित्य वगैरह थे उनमें कहा गया है कि महिलाओं को भूमिदान वगैरह के अधिकार वगैरह नहीं थे। तो ये एक जैसे बात करें तो क्या है, ये एक विरोधाभास है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्लाइड को शुरू करते हैं। अग्रहार, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर आने की संभावना है 2 नंबर के अंदर। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन है, जैसे अग्रहार कैसे कहते हैं, ये 2-3 बार पढ़ देना, आपको याद हो जाएगा। जैसे अग्रहार उस भूमि को कहते हैं जो ब्राह्मणों को दान किया जाता था। ब्राह्मणों से भूमि कर और अन्य कर नहीं वसूले जाते थे और ब्राह्मणों को स्वयं स्थानीय लोगों से कर वसूलने का अधिकार था। ठीक है, तो अग्रहार का अर्थ ये होता है कि जैसे ये कर ब्राह्मणों को दिया जाता था और ब्राह्मणों से अन्य कर नहीं वसूले जाते थे और ब्राह्मणों को यह अधिकार था कि वह कर वसूल सकते। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो जाके पहले वो क्लास देख लीजिए, क्योंकि जैसे हम 2 क्लास आगे आने वाली 2 क्लास है उसके अंदर इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद हम टेस्ट लेंगे। हम तो आंसर उस टेस्ट के अंदर बताएंगे, लेकिन आप खुद हमारे बताने से पहले आंसर देने का प्रयास करें, जिससे क्या होगा, आपके एग्जाम की बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर होगी। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं से समाप्त करते हैं।